चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जेई की रिवीजन बैच और आज है हमारा पहला सेशन फिजिक्स का और टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो हिस्से में बांट दिया है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक छोटा सा सेशन अलग कर दिया है और फिर पोटेंशियल के लिए अलग से पढ़ेंगे, इसमें फ्लक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले जान लेते थोड़ा बहुत रिविजन कर लेते हैं अबाउट कि यार ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना। पता तो हम सबको है, लेकिन फिर भी जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई, क्वांटाइज होता है। मतलब कि अगर आपका कोई भी एक वॉल्यूम फिक्स है तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज की क्वांटिटी फिक्स होगी, है ना। और एक फॉर्मूला बनता है कौन सा, कि जो टोटल चार्ज होता है वो n मल्टीपल होता है इसका सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये इंटीग्रल मल्टीपल है n का। ठीक, यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। मिनिमम यूनिट ऑफ चार्ज विच में रिसाइड इंडिपेंडेंटली, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू ऑफ चार्ज विल बी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। चार्ज ऑफ एनी अदर बॉडी इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू, ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना। यहाँ पर जो एडिटिव नेचर है वो क्या है, इंटीजर, मतलब कहने का मतलब है डिपेंडिंग अपॉन की पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। ये प्लस माइनस लगा हुआ है। चार्ज इज कंजर्व्ड, है ना, कंजर्व्ड है, इनवेरिएंट है और रेडिएट करता है एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये बहुत सिंपल बातें हैं, ये बातें हम लोग ने बहुत अच्छे से चर्चा कर रखी। चलिए नेक्स्ट है आपका मेन, कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं, कूलम्ब फोर्स कहते हैं, है ना, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहता हूं मैं। बार-बार आप लोगों को कई बार बोल के बता चुका हूं। तो यहाँ पर क्या है कि जो टाइप ऑफ चार्जेस की बात करें तो हम लोग को अच्छे से पता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा भाई, उसकी वैल्यू गिवन बाई है क्या भाई, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन ये R क्या है, उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ना। ये हो गई डिस्टेंस R। इनके बीच में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव बीच क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना। पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, इस तरीके से। तो इनके बीच में क्या होगा भाई, जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर इसका चार्ज क्या हो गया Q1, इसका चार्ज हो गया Q2, तो इट इज गिवन बाय K Q1 Q2 अपॉन R²। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपका K क्या होता है, K इज योर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, यहाँ ε0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या खेल है, तो जैसे मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर हमने दो चार्ज रख दिए, है ना, Q1 और Q2। अब ये एक पॉजिटिव नेचर का है, एक नेगेटिव नेचर का है। तो अब इसके अंदर, अब ध्यान रखना, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको किसके बीच में से वो होके गुजरना पड़ेगा, पानी के अंदर से ना। तो पानी परमिशन दे, मैंने कैसे कहा था, परमिटिविटी परमिशन, है ना। कौन परमिशन दे रहा है, पानी। और कितनी परमिशन दे रहा है उसको डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, F∈L = F∈R × F∈0। F∈R कौन कंट्रोल करता है सर, वो मीडियम कंट्रोल करता है। ठीक है, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन जब यही बीच में क्या हो जाए, एयर हो जाए, तो F∈R क्या हो जाता है, 1। तो उस केस में जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या था, 1/4π F∈L होता है, लेकिन F∈L की वैल्यू बन जाती है 1 × ε0। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, तो मैंने क्या सिखाया था, मैंने कहा था कि एक्चुअल K की वैल्यू बच्चा ये होती है 1/4π F∈L। दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू, है ना, जिसमें F∈L वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन की मीडियम क्या है। अगर आप मीडियम में जाते हो तो ये बन जाता है 1/4π F∈R F∈0। नहीं तो यहाँ पर जो फ्री स्पेस है, एल्स इन फ्री स्पेस it is equal to what, 1/4π ε0। yes, because ε0 is equal to 1। अब बात कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म। ठीक है, बात कर लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म का क्या सीन है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेक्टर फॉर्म से आपको डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ती है, और पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इसमें एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होती है बेटा, कि अब आपको पहले लोकेट करना पड़ेगा किसको, दोनों चार्ज को ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। मान लीजिए ये क्या हो गया आपका Q1, ये क्या हो गया Q2। इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R1
इसका क्या हो जाएगा R2 ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि जो डिस्टेंस होगी वो इनके बीच में होगी। अब इसमें पोजीशन वेक्टर दो प्रकार से बनेगा। अब एक होता है कि आप 2 से 1 आ रहे हैं या फिर 1 से 2 जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक बनेगा R12 एक बनेगा R21। तो R12 वेक्टर क्या हो जाएगा 1 से 2 है ना। तो I बनेगा R12 वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1 है ना। और एक बनेगा R21 2 से 1 की तरफ तो जाएगा R1 माइनस R2। तो इसके दो एरो बन जाएंगे। तो अगर R12 तो 1 से 2 की तरफ मतलब ये हो गया तुम्हारा एरो है ना। और R21 मतलब 2 से 1 की तरफ। गेटिंग? तो अब हम R12 और R21 की मदद से यूज कर सकते हैं टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बिकॉज अगर मेरे फोर्स लग रहा है मेरे चार्ज किसके ऊपर Q1 के ऊपर Q2 की वजह से दैट इज अट्रैक्टिव। तो क्या होगा Q1 से Q2 की तरफ, क्योंकि अट्रैक्टिव क्यों बोला मैंने, इसको पॉजिटिव माना इसको नेगेटिव। तो अच्छा ये बताओ जरा, तो इसकी वैल्यू जो डिफाइन करूंगा तो पोजीशन वेक्टर कौन सा यूज करूंगा? ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R। अब यहाँ पर डिपेंड करता है, देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा R12 R21 का R मान सकते हैं, दोनों बराबर होंगे ना, मैंने सिखाया था ना आप लोगों को। R12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा R21 और इसको अपन हम R मान सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा R इसका, ये स्केलर हो गया। नाउ वी रिक्वायर अ यूनिट वेक्टर। तो अब ये जो फोर्स लग रहा है किसके ऊपर लग रहा है भाई? Q1 के ऊपर लग रहा है Q2 की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर कौन सा आएगा? यहाँ आ जाएगा R12 यहाँ पर यूनिट वेक्टर है ना। सही है। और यहाँ क्या है भाई? यहाँ पर जो नोटेशन आएगा वो 2 1 आएगा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इस तरीके से नोट कर लीजिए। ये रिवीजन हो गया आपका? याद आ गया कि नहीं आ गया सर? चलिए नेक्स्ट, द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 अब R लोकेटेड एट डिस्टेंस R इन मीडियम इज एक्सप्रेस्ड एज। अब यहाँ मीडियम की बात कर लेते हैं, जो मैंने पहले ही आपको सिखा दिया है। क्या सिखाया था मैंने मीडियम वाली बात में? मैंने कहा था कि जब मीडियम आ जाएगा तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। देखो यही लिखवाया ना मैंने पहले ही। ठीक, तो यहाँ कह रहे हैं ये क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये एप्सिलॉन क्या होता है भाई? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम का रेशियो। ठीक है, इट इज ओके। मुझे यही खटक रहा था यहाँ पर, ये F12 होगा, दिस इज रॉन्ग है ना। ये 12 यही मुझे लग रहा था। अच्छा ये एक्चुअल में क्या है ना, सिर्फ एक केस में क्या होता है कि जो इसकी नोटेशन होती है वो इसकी नोटेशन होती है। सिर्फ एक केस में होता है, वो कौन से वाले केस में? अट्रैक्टिव वाले केस में। बाकी सब में देखो, अभी मैं बनाता हूँ आपके लिए। इसमें देखो, इस वाले को देखना ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर रिपल्सिव है ना, जरा इसमें देखो ध्यान से बच्चा। अब देखो अगर मैं कहता हूँ 2 से 1 की तरफ आ रहे, कहाँ से? R21 है ना। तो क्या होगा इसका? बनेगा क्या? R21 इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है ना। 2 से 1 की तरफ ये एरो हो गया। अब देखना ध्यान से। ठीक, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 दैट विल बी रिपल्सिव। ठीक, अच्छी चीज है ये, सीख लो, इसमें ये गलती ना हो। ठीक है, अब ये दिख रहा है ना, मैं बस ये देखो, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। रिपल्सिव जब हो जाएगा बेटा, तो अब इसको जब लिखेंगे, अब इसका डायग्राम पूरा बनाऊंगा मैं, आपको दिखाऊंगा इसमें करेक्शन क्या होता है। क्योंकि मैंने जब उसको लिखा तुरंत मुझे भी हिट हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ तो करेक्शन है। बिकॉज हम लोग जब पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी, जब पढ़ते हैं, ये एक एनसीईआरटी की खामी भी समझ लो। एनसीईआरटी पढ़ते हैं बॉस, तो उसमें भी यही किया गया है, उसमें भी रिपल्सिव पढ़ाया गया है, जाके नोटिस करना उसमें। लेकिन उन्होंने ये नहीं सिखाया कि नोटेशन बदल जाएंगे अट्रैक्टिव के लिए, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब है Q1 Q2 को पुश करेगा और Q2 Q1 को भी पुश करेगा। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो नोटेशन होते हैं, ऐसे लिखा है F12, इसका क्या मतलब है बताइए? इसका मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये मैंने सिखाया हुआ है बहुत अच्छे से। अब ये R12 का मतलब कैसे पढ़ा जाएगा ये बताओ? कहाँ से जा रहे हैं? 1 से 2 की तरफ।
तो ये R2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, मैं ऐसे बोलता था, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है ना कि भाई 2 पे जाना है 1 से जा रहे हैं, बनाओ जरा। तो एरो क्या बनेगा, एरो यही बनेगा 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं। गेटिंग, चलो बहुत बढ़िया, सीख गए। तो ये एरो रिप्रेजेंट करता है R12 वेक्टर को, ये रिप्रेजेंट करता है R21 वेक्टर करता है ना भैया। हमें निकालना है क्या, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा F21 लिखूंगा ना, F21 वेक्टर इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे सर पहले स्केलर लिख लो K Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ मैंने क्या सिखाया था भाई, देखो यार इनके बीच की जो दूरी है वो तो फिक्स है ना, चाहे R12 बोलो चाहे R21 बोलो, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा ना। वेरी गुड, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर R लिख सकता हूँ, R स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, तुम्हारी बात में भी आ रहा है, तुम गलत हो गई लेना, अरे गधी यूनिट वेक्टर से, हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि सर दिस इज स्केलर, आपने सिखाया वेक्टर इज ए क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड होता है विद डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो F21 की डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर सकता है। अब ये क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है भाई, इस तरफ, और इस तरफ कौन सा वेक्टर है, R12। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहीं से मैंने आपको नेगेटिव साइन सिखाया था नेगेटिव साइन। चलिए, तो यहाँ पर अब इसको ओपन करेंगे, तो इसको ओपन करने से पहले एक चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सर इसका नोटेशन 21 है, इसका 12 है, गड़बड़ हो जाएगा, नोटेशन एक ही रखनी चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक काम कर दूंगा, R12 यूनिट वेक्टर को लिख दूंगा माइनस ऑफ R21 यूनिट वेक्टर लिख दूंगा ना। नेगेटिव वेक्टर का काम क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है अपोजिट है, माफ करना। ठीक है, अब इसके बाद जब ये माइनस साइन आता तो अपन कहते थे कि ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है रिपल्सिव नेचर ऑफ द फोर्स, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये आपका सिग्निफिकेंस लिखवाया गया है आपको नोट्स में जो मैंने पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ से आपको अच्छे से आता है कि सर कोई भी यूनिट वेक्टर है उसको अगर ओपन करना है तो उसके ओरिजिनल वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बिकॉज़ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या करेगा, डायरेक्शन को छोड़ के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब अगर मैं चाहूँ तो माइनस R21 यूनिट वेक्टर को लिख सकता हूँ माइनस R21 वेक्टर अपॉन R21 का मॉड, दैट इज आल्सो इक्वल टू R। मैंने कितना माना है उसको, R माना है ना। तो अब यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा F21 वेक्टर इक्वल टू K Q12 अपॉन R क्यूब इनटू R माइनस R21 ये वेक्टर। ठीक है, अब आपका ये डाउट परमानेंट क्लियर है। ठीक है, ओके, सबको आ रहा है समझ में। चलिए, अब जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये आपको ऑलरेडी आता है, ये ग्लेयर बहुत आ रहा है बेटा, इससे धूप से नहीं, ठीक है, अंडरस्टूड है, ये उसका कुछ नहीं कर सकते है ना, सूरज देवता को तो नाराज नहीं करेंगे। विंडो बंद कर दीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखिए। अब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये तो इतनी बार आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कि अब तो ये रट जाना चाहिए कि यार सुपरपोजिशन में, इसका मतलब कि इस पे तो हमारा फंडामेंटल राइट है कि ये हमारा हर जगह काम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम आने वाला है, पोटेंशियल में भी काम आने वाला है। तो इसको एक बार ही पढ़ते हैं और एक बार नहीं ऐसे करके चुटकी बजा करके सीख जाते हैं। दैट इज सुपरपोजिशन कहता है कि जितने हैं भैया आपके, सबको जितने भी लगा रहे हैं, हम बेचारे हैं है ना, आप सबसे हम जो है मारे हैं, आप सब जो है एक करके डाउट पूछने नहीं आते, इकट्ठे आ जाते हैं। तो क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, ठीक है टोटल नंबर ऑफ डाउट्स मैंने कितने बताए, इसका सोल्यूशन ये हो गया कि नंबर ऑफ डाउट्स जितने आए है ना सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ डाउट आई हैव अटेंडेड। तो इस तरीके से सिंपल कि भाई एक चार्ज है, ठीक, अब उसके आसपास 10 लोग और हैं। तो अब प्रॉब्लम ये होने लगी कि सर हमने पढ़ा है कि जब भी कूलम्ब फोर्स लगता है तो वो पेयर में लगता है ना। यस सर। तो अगर यहाँ 10 लोग बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी। अब यहाँ जब 10 लोग बैठ जाएंगे तो आप कहेंगे सर पेयर एक से ज्यादा बन रहा है ना भैया, एक से ज्यादा पेयर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, काहे लिए इतना परेशान होते हो। मैंने कहा किसी एक बेचारे पर कितने लोग वार कर रहे हैं, कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। आप कहेंगे सर एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 हो गए सर, 4 लोग लगा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है,
टोटल कितना फोर्स लगा ये जानना है, कुछ नहीं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ और क्या कर दो, समेशन कर देते हैं ऑफ ऑल फोर्सेस, देखो ध्यान से, बाई वेक्टर अलजेब्रा। कैसे, यहाँ पे ध्यान देना, ये 2 2 जा 4 नहीं हो रहा है, 2 + 2 वाला काम नहीं होगा, यहाँ वेक्टर अलजेब्रा लगेगा। बस यही एक कंस्ट्रेंट आपको याद रहेगा तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बिल्कुल है, सही बात है कि एडिशन होता है, बट वेक्टर एडिशन होता है। क्या होता है, वेक्टर एडिशन। और जब स्केलर में लगाएंगे सुपरपोजिशन तब तो कोई टेंशन नहीं है, वेक्टर में जब लगाएंगे तभी ध्यान देना होता है। स्केलर में समेशन मतलब समेशन ही होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर किसी एक की बात होती है एक बार में, और उस एक पर लगने वाले जितने भी फोर्स के पेयर हैं वो आप बनाते हैं और सबको वेक्टर सम कर देते हैं, तो आपको टोटल नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 मिल जाता है ड्यू टू एनी अदर सराउंडिंग चार्जेस, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। व्हाट इज दिस डायग्राम? सर यहाँ पर सिर्फ वेक्टर एडिशन दिखाया गया है, पहले वाले में आपको दिखाया गया है फोर्सेस ड्यू टू सराउंडिंग चार्जेस ऑन Q1। तो लेट मी एक्सप्लेन इट लिटिल बिट। तो यहाँ पर Q1 के ऊपर ड्यू टू Q4 यहाँ पर लिया गया है नेचर ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक है। सो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपोजिट, ठीक है। रिपल्सिव हो गया, F14 आ गया, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू, पढ़ने का तरीका Q4, है ना। Similarly, there is one more charge Q5 which is negative in nature, that will attract positive charge towards it, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक attractive force, notation is F15, again force on Q1 due to Q5। इसी प्रकार से there is one more positive charge in surrounding that is named as plus Q2, and it is also repelling the charge Q1, so that always the path, है ना, the distance यहाँ पे the shortest distance between these two charges will be the line of action of force। मैंने एक लाइन बोली, मैंने बोला कि हमेशा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, यानी ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन, वही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी, मतलब उसी से होकर के फोर्स गुजरेगा और वो डायरेक्शन से नहीं गुजरेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव। ये एडिशनल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। इसी प्रकार से Q1 Q3 के बीच में there is a negative charge, so it will attract, again the force will be attractive, notation will be F1। after that what we have done, ये सब क्या है, ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है, राइट, को इनिशियल है ना, इनको रीअरेंज किया हमने एक बार में, लेकिन एक काम कर रहा है, एक इनको रीअरेंज करके हमने क्या कर दिया, सारे जितने पॉसिबल ओरिएंटेशन है विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन, वी हैव अरेंज्ड द हेड टेल अरेंजमेंट फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और जब ऐसा करते हैं तो क्या मिलता है आपको, रिजल्टेंट सॉल्व करेंगे तो जो लास्ट होगा और जो आपका बेस वेक्टर से आप क्या करेंगे, लास्ट वेक्टर के हेड को जोड़ देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट। ये ग्रीन लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिजल्टेंट, ठीक है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, कैलकुलेटिव नहीं है। कैलकुलेशन कैसे करनी है, मैंने कहा एक बार में 2 को सॉल्व करोगे तो F1 to F3 को सॉल्व करोगे, रिजल्टेंट मिलेगा, तो उस रिजल्टेंट को F14 के साथ सॉल्व करोगे फिर से रिजल्टेंट मिलेगा, फिर उस रिजल्टेंट को F15 से सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल रिजल्टेंट मिलेगा। ये मैंने सिखाया हुआ, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ इससे आंसर नहीं आएगा, इससे थोड़ा ना आंसर आएगा, ये लाइन बना दी और आपको आंसर मिल गया, ऐसे थोड़ा ना होता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाएं, टाइम वेस्ट हो रहा है इस पे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देते, सीधे आते हैं अपने जेईई मेंस के ऊपर। जेईई मेंस का क्वेश्चन नंबर 1। जितनी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, देखो याद रखना, मैं अभी आपके लिए रिसेंट के जो आपके ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं 5 साल के, क्योंकि ट्रेंड मैंने नोटिस किया है, अब आसान है, रिड्यूस भी हो गया सिलेबस, तो बहुत ज़्यादा पीछे जाने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो पहले प्राइम में कि रिवीजन कर लें, काम अपना कंप्लीट कर लें। तो पहला काम ये है कि भाई ये क्वेश्चन हमारे लग जाने चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहा है अगर 2 चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है, उनको सेपरेट कर दिया एक डिस्टेंस d से और उनको एक मीडियम में प्लेस कर दिया, मतलब एक कंटेनर बना लो दिमाग में, है ना, ये दिमाग में होना चाहिए था, ये पेन से नहीं होना चाहिए था, है ना, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि सर ने अभी एक डायग्राम बनाया था, है ना। ये हो गया कंटेनर के अंदर, कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, ठीक, कह रहे हैं व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर। अब सुनना ध्यान से, कह रहे हैं कि इस मीडियम में जो दूरी थी, अब मीडियम है, उसके बाद जो फोर्स आया, तो कह रहे हैं इसके इक्विवेलेंट फोर्स जब लगेगा
तो एयर में कितनी डिस्टेंस होगी जब आपका फोर्स सेम होगा। समझ में आ रहा है क्लियर है? ये तो क्लियर है सर कि ये फोर्स अलग होगा। अब कह रहे हैं इतना ही फोर्स अगर हम एयर में लगा दें तो Q1 Q2 क्या बराबर दूरी पर रहेंगे या अलग दूरी पर रहेंगे? अभी जो नई डिस्टेंस है, जैसे मान लो यहाँ पर r डिस्टेंस है तो यहाँ पर मानोगे x। अभी कह रहे हैं x की वैल्यू कितनी होगी अगर f मीडियम इज इक्वल टू f एयर, ये दोनों सेम है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, तुरंत हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब तो आ भी गया होगा। यस देखते हैं बेटा, सबको कर लेने दो, अभी नहीं रिवील करूंगा। प्राइवेट मोड अगर ऑन है तो आप सही कह रहे हैं। हाँ ठीक है, प्राइवेट मोड ऑन है तो आपकी चैट में दे सकता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से करना है बेटा, क्विकली वी कैन डू इट। कैसे करेंगे? अगर हमें लिखना है तो f इज इक्वल टू क्या होता है भाई, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन k में ही तो खेल है ना? k में क्या आ जाएगा, मीडियम के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। तो इसको हटा करके यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या आ जाता है k टाइम्स, है ना? एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी दी हुई है? k दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने क्या निकाल दिया, f मीडियम। क्या निकाल दिया? f मीडियम। अब ये r की जगह क्वेश्चन में दिया क्या है, d दिया हुआ है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा वेरिएबल। आई हैव टू रिप्लेस दिस r विथ d। d स्क्वायर हो गया, ये भी यहाँ पे d लिख दिया। ठीक है, अब कह रहे हैं f मीडियम ही f एयर है, तो f एयर का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon x। ठीक है, अब इसको इक्वेट किससे कर दो? इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो बेटा कॉमन है उसको तो काटना ही है, ये kd स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर। देखो ये पूरा कट गया। ठीक है, बचेगा क्या? 1/kd स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, x इज इक्वल टू रूट k d। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। पता है बहुत पहले आंसर आ गया था, मैंने सॉल्व किया था आपके लिए। ठीक है, चलिए अब पॉइंट चार्ज सबको आ गया, लेकिन ना खुद से कर लिया ना सबने। देखो ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर लेंगे, तो बस थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। अब पॉइंट चार्ज Q1 दिया हुआ है, Q1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Q0, है ना? इस प्लेस एट ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ प्लेस कर दिया? ओरिजिन पे। तो फटाफट ओरिजिन बना लो दिमाग में। ठीक है, अब आपको पता है x एक्सिस y एक्सिस की बात हो रही है। ठीक, पॉइंट चार्ज Q1 इज इक्वल टू -Q0 इज प्लेस एट, ये तो बेकार क्वेश्चन है, x की इक्वल टू कहाँ है 12 प्लस 12, तो ये हो गया तुम्हारी प्लस x, तो ये मान लो यहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक है, ये हो गया -Q0, कहाँ प्लेस कर दिया? इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर क्या प्लेस्ड है? Q1 प्लेस है, इसकी वैल्यू कितनी है? 4Q0। ठीक है बेटा, आगे क्या कह रहे हैं? चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज Q0, द प्रोटॉन इज प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस सो दैट इलेक्ट्रॉनिक फोर्स on the proton is 0। इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है बेटा। इन दिस सिचुएशन द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ये थर्ड चार्ज प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। थ्री चार्ज कॉम्बिनेशन याद है? तो कहते थे कि दो के बीच में एक और प्लेस कर दो, है ना? अब इसकी जो दूरी है वो x निकाल के बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है। नेट फोर्स ऑन Q0 इज 0। अब मैं अंदर रखना हूँ, बाहर भी रख सकते हो, इट डजंट मैटर, आपको बैलेंस मेंटेन करना है, राइट? तो अंदर भी रख सकते हो, कहीं भी रख दो, आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के तो सबसे अच्छा तरीका क्या है यार? ये क्लियर दिख रहा है कि ये क्या है, यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव है। सुनो ध्यान से, डिसाइड कैसे किया जाता है, एक सेकंड के अंदर, कंफ्यूज क्यों नहीं होना है। यहाँ पर इतना आसान क्वेश्चन है ये, तो आंसर भी आ गया होगा, है ना? जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका आंसर आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्या कंसेप्ट, क्या लग रहा है? ये क्या है, इनके बीच में प्लस है सर, माइनस है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा। अगर कोई और आ जाए जो इसको खींचने लगे अपनी तरफ, तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो मैंने कहा Q0 को हमने कहाँ प्लेस कर दिया? यहाँ। इससे दूरी कितनी मान लेते हैं? x। तो इससे कितनी हो जाएगी? x प्लस 12। ये तो होगा ना बेटा? हाँ बेटा, x इक्वल कितना आ गया? नहीं, 12 आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इट इज क्वाइट क्लियर कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा किसके बीच में? इधर। ठीक है, देखिए क्या है इसका आंसर, कितना है?
शुभम का आंसर 1 मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/4πε0, ध्यान से लिखना Q1 Q2, तो क्या आ जाएगा 4Q0 माइनस क्यू नॉट अपॉन क्या आ जाएगा 12, यही तो आएगा ना, पेयर बनाइए पेयर, ठीक। और फिर दूसरा वाला करिए, माइनस क्यू अरे ये 1 मिनट बेटा, प्लस Q0 यहाँ एक्सप्रेस कर दूंगा, पढ़ो जरा इस लाइन को, पढ़ो मेरे साथ पढ़ना, क्या लिखा है, द प्रोटॉन इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन, क्या लिखा आगे, यहाँ फिगर किसका बना हुआ है, अच्छा वो नहीं पड़ गया वो, क्या है ये, डोंट बी ए खरगोश, ऑलवेज बी ए कछुआ, है ना, क्या है ये, दिस इज योर माइनस Q0, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखना इस बात को, 2 बार पढ़ना है एग्जाम में क्वेश्चन। देन देयर इज वन मोर चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड ऑफ वैल्यू Q0 ऑन द x axis, let the distance between these two are x, this distance is 12 सेंटीमीटर। अब फिर से रीड करो जरा क्वेश्चन, the proton is placed on x-axis so that the electrostatic force on the proton, ये अब देखो फिगर का मामला ही बदल गया, तो एक फोर्स कौन लगा रहा है, ओरिजिन, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा F किसके ऊपर लग रहा है, Q0 के ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, अरे क्या पढ़ाया था अभी, फोर्स का नोटेशन क्या पढ़ता है, F12 मतलब क्या हुआ, F12 2 के ऊपर फोर्स लगे 2 to 1, ठीक है ना, हाँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q0 के ऊपर फोर्स लग रहा है ड्यू टू 4Q0, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपल्सिव, यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू माइनस Q0 और Q0, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये दोनों इक्वल है, तो अब इक्वेशन कैसा दिखेगा, देखिएगा क्वेश्चन ऐसा हो, ये 1/4πε0 लिखने की जरूरत नहीं, इसको k लिख दो यार, है ना, k माइनस Q0 इंटू Q0 अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू k 4Q0 अपॉन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस x का होल स्क्वायर, ये है बेटा क्वेश्चन, तो समझो पहले 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, सर आप यूट्यूबर आ रहे हैं, मैंने आपकी वाली उससे वीडियो से फॉर्मेट अरेंज किया था, ठीक है। अब डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट इज व्हाई हम नेगेटिव को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस x का होल, रीअरेंज करके कहाँ गया 4, 4x स्क्वायर कर लो, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो यहाँ पर सिर्फ 12 पुट करते हैं अब एग्जाम में, ये भी एक चीज सीख लो, ठीक है। इसमें मैंने अभी रखा देखा तो आंसर सही है कि अगर आउटसाइड पुट करना है तो ये वाला, और बिटवीन द ये तो मैंने उसमें पढ़ाया, डेरिवेशन पढ़ाया, हाँ इसमें पढ़ाया था कि नहीं, मैंने पिछले साल की पढ़ाया तो इस बार भी होगा, ठीक है, उसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ा रखा है हमने, वही लड़की दिखा रही थी, लाओ लिखवा दे, देखो ये इक्विलिब्रियम टॉपिक, एक मेरी नोट्स अगर किसी को देखनी है तो नोट्स में एक हेडिंग मैंने पढ़ाई हुई है इक्विलिब्रियम, यस सर,
है ना, पढ़ाया है ना। हाँ सर पढ़ाया। तो इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस लिखा होगा उसके हाँ हेडिंग के अंदर। लिखा है। तो उसमें मैंने दो चीजें पढ़ाई थी, अगर दो चार्जेस के बीच में प्लेस करना है, ठीक है, ये हो गया आपका बिटवीन और एक हो गया आउटसाइड, दो फॉर्मूला डायरेक्टली पढ़ाए थे। तो कितनी x की वैल्यू होगी, ठीक है, तो उससे डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाता तुम्हारा। बिटवीन के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था x इक्वल टू, तो डिराइव किया था क्लास के अंदर, अंडर रूट, यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा आपका q2 अपॉन q1 सर रूट के बाहर माइनस और फिर +1 है, ठीक है, रूट के बाहर, और इधर आएगा x इक्वल टू d अपॉन अंडर रूट q2 अपॉन q1 माइनस 1। इस फॉर्मूले से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे आपका टाइम बचेगा। ये तो मैंने नोट्स में पढ़ा रखा है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दीज अदर चार्जेस एज इफ दे आर एग्जिस्टिंग इंडिविजुअली। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो कह रहे हैं, अरे ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग, ये सुपरपोजिशन का कंसेप्ट लिख दिया है इसके अंदर। हेडिंग बेटा ये गलत हो गई है, ठीक है, ये है आपका मेन हेडिंग, ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके बाद पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, हमने पढ़ लिया फोर्स के बारे में, अब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है किसी भी दो चार्ज के बीच में। अगर वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं होगा। ये इमेजिनरी फील्ड होती है, और जो फोर्स होता है ये भी क्या होता है भाई, नॉन कांटेक्ट टाइप ऑफ फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना हमारे पर, लेकिन कुछ है क्या, किसी ने आकर के हमें टच किया नहीं ना, तो वो कैसे लगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में होने की वजह से हमारे पर फोर्स लग रहा है। तो ये एक ऐसा सराउंडिंग रीजन होता है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन उसका कॉज कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज ऑन or a system of charge within which other charged particle experience electrostatic force. Next क्या, theoretically electric field extend up to infinity but practically it is limited to a certain distance। क्योंकि ऐसा किसी ने चेक तो किया नहीं इन्फिनिटी पे जाकर के, तो मान लेते हैं कि भैया इन्फिनिटी तक जा रहा है, जैसे ग्रेविटेशन के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वीक होता जाएगा लेकिन खत्म नहीं होता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि सर्टेन लिमिट के बाद इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। इफेक्ट है भी तो उसको ना के बराबर मान लेते हैं, तो उसको हम जीरो मान के चलते हैं, कैलकुलेशंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक हमने टेस्ट चार्ज ले, टेस्ट चार्ज बड़ा ही इंपॉर्टेंट समझना। टेस्ट चार्ज होता क्या है, टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज बेचारा जिसको दो झापड़ मार दोगे तो वो कुछ नहीं कहेगा शांति से, गांधी जी एक झापड़ मारोगे इधर तो दूसरा याद दे दो, है ना, अहिंसा। सर यही मेरा क्वेश्चन था कि जेई का जो 2022 का एक क्वेश्चन है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F by Q नॉट गिवन था, लेकिन आपका गलत आया है। शुभम कह रहे हैं इसी ट्रिक से हमने भी किया है सर, वह ट्रिक तो हमारी नोट्स में पड़ी हुई है, ठीक है। ट्रिक के ऊपर ज़्यादा हम एक्चुअली रिलाई नहीं करते, बहुत बड़ी बात है नहीं, इतना टाइम लेता सॉल्व करने में, क्योंकि ट्रिक की वजह से कैलकुलेशन खराब हो जाती है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें चार ऑप्शन थे, उसमें पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन F upon Q नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन F upon Q नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F upon Q नॉट। मैंने इक्वल टू देखा, लेकिन उसमें आंसर में था इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन F upon Q नॉट। कहाँ पर, और 2022 जेईई के क्वेश्चन, उसमें कुछ कंस्ट्रेंट होंगे, उसमें कुछ नहीं, उसमें पूछा गया था कि उसमें उसका मैंने था सॉल्यूशन नेट पे देखा था, तो वो दिखा रहा था मतलब कुछ अजीब सा बोल रहा था कि लिमिट अगर नहीं लगी है, क्योंकि हमें मान के चलते हैं। हाँ बात सही है, उसमें मैंने बोला ना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट रहा होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है तो लिमिट कैसे नहीं लगी है हमें कैसे पता चल जाएगा। क्वेश्चन पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगी तो कुछ ना कुछ इसमें कंस्ट्रेंट रहा होगा। लिमिट ही तो कह रहे हैं, सही तो कह रहा है, गलत क्या कह रहा है। लिमिट की वजह से हम तो मान के चलना है ये भाई गांधी जी ऐसा होता थोड़े ना है। टेस्ट चार्ज हमने इमेजिनरी चार्ज ले रखा है ना, कि ऐसा चार्ज जिसके ऊपर हम फोर्स लगाते जाएंगे वो बेचारा कुछ भी नहीं करेगा। कहते हैं कि इसका फोर्स इस पे लगता है लेकिन इसका फोर्स इस पे नेग्लिजिबल माना जाता है, तो फिर उस हिसाब से तो ठीक ही कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं लिमिट अगर नहीं होगी तो ई ग्रेटर देन हो जाएगा R upon Q नॉट से, सही तो कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये है, उसमें कुछ कंस्ट्रेंट होगा जो आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, ठीक। तो यहाँ पर लिमिट क्यों लगा रहे हैं, हम मान के चलते हैं चार्ज क्या है बहुत कमजोर है, तो उस केस में E इक्वल टू क्या हो जाएगा F upon Q नॉट हो
हो जाएगा और इससे फॉर्मूला में क्या बदलाव आएगा, एक स्केलर वे में पढ़ो फटाफट, देखो आ जाएगा E इज इक्वल टू क्या होगा भाई, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। जो कूलम्ब लॉ लगेगा क्या लगेगा भाई, K Q1 Q नॉट अपॉन इनके बीच की दूरी r मान लेते हैं r स्क्वायर, डिनोमिनेटर में Q नॉट था, ये Q नॉट कट जाएगा, बचेगा K Q1 अपॉन r स्क्वायर। अब स्केलर से वेक्टर में आ जाओगे तो क्या लगा दोगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। अगर अब यहाँ पर देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हमेशा ध्यान रखना कि एक चीज नोटिस कर लो कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, पॉजिटिव से हमेशा बाहर की तरफ आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव से हमेशा इनवर्ड। तो ऐसा भी आपका सिनारियो हो जाएगा कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों अपोजिट हो जाए, ठीक है। ऐसा भी सिनारियो आपका हो सकता है, ध्यान रखिए ये चीज, ठीक है। ये चीजें भूल जाते हैं कभी कभी। तो देखो पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इस तरफ, तो इसकी भी इस तरफ आ रही होगी, ठीक है। इसके लिए जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है मैच कर गया, लेकिन इस वाले केस में ये इनवर्ड फील्ड है और जो इसका फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, अब इसका क्या है देखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के लिए ये हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। पॉजिटिव कह रहा है जाओ और नेगेटिव कह रहा है आओ, है ना। अब लेकिन जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखा गया तो पॉजिटिव का फोर्स क्या है, अपोजिट है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से, अट्रैक्ट करने लगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? In the case of repulsive, the direction of electric field and force is same, but in the case of attraction, the direction of electric field and electric force is opposite. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से, ठीक है। The test charge is considered, ये बता चुका हूँ कि टेस्ट चार्ज क्या है, गांधी जी है, इसको पढ़ लीजिएगा, रिवीजन में इतना टाइम क्यों वेस्ट करें जब मैंने पढ़ाया है आपको। तो अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स करेंगे, मतलब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं सबसे बेकार क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे जो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा वो मेरी क्लास में पढ़ाई नहीं करूंगी, सबसे बेकार है, ठीक है। तो जितने टिक ट्रिक और ये सब पे टाइम वेस्ट करना है वो मैंने सारे डेरिवेशन करके नीचे एक बड़ा सा बॉक्स बना करके दिया हुआ है, शॉर्ट नोट में जाकर के उठा करके अपने पास रख लेना। यही कहा था ना मैंने, जो बना के रखेगा उससे फायदा होगा। लेकिन मैं कभी भी आपको उसके ऊपर पुश नहीं करूंगा क्योंकि रट्टाफिकेशन लिमिटेड ही होता है, ठीक। चलिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन कर्व, मतलब ये माना जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोपगेट करती है किसी भी दो चार्ज के बीच में, है ना। तो उसी कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो क्या कैसे बनाया था डायग्राम, याद है कुछ डायग्राम आपको, है ना। मैंने बोला था कि जो स्फेरिकल चार्ज होता है, स्फेरिकल चार्ज होता है उसके चारों तरफ एक 3D डायग्राम बनता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक जाल होगा, है ना। उसके अंदर ही वो सारी रीजंस आते हैं, मतलब वो हर डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को एमिट करता है। एक फिक्स डिस्टेंस पर हर डायरेक्शन में बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती है, ये होता है नेचर। पॉजिटिव के लिए हमेशा आउटवर्ड हो, देखो Q ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, Q पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ क्या है Q नेगेटिव है, तो यही होता है बेटा इसमें। तो इसका एक आउटवर्ड है, इसका एक इनवर्ड है। अब बात करते हैं डाइपोल से, ठीक है। पहली बात तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ओपन लूप में फ्लो होती है, याद रखना। पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे जाकर के खत्म हो जाएगी, नेगेटिव से रिटर्न नहीं होती है। लेकिन अगर मैग्नेट की बात करें तो उसमें एक क्लोज्ड लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है, एमिट होती है। पॉजिटिव से मतलब नॉर्थ से साउथ जाएगी और साउथ से फिर से नॉर्थ आ जाएगी, वो क्लोज्ड लूप होता है, ये ओपन लूप होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है। अब एक चीज सिंपल है, हर डायरेक्शन निकल रही है लेकिन ड्यू टू फोर्स और अट्रैक्शन ये डेविएट हो जाती है अपने ही पाथ से, इसीलिए कर्व पाथ को ये ट्रेस करते हैं, ठीक है। लेकिन किसी पॉइंट पर उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालना है उसका टेंजेंट बनाएंगे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, तो आपको उस पॉइंट की क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। माफ करना मैंने उल्टा बनाया एरो का, ये हटा दो बस, बाकी सब सही बनाया। मैंने तो ऐसे रफ डायग्राम बनाया था, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है बेटा, ये हो गया। तो ये डायपोल के लिए हो गया, ठीक है। लीनियर चार्ज के लिए देख लीजिए आप, है ना। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। ये क्या करें, दो स्फेरिकल चार्ज देंगे, उनको बोल दिया पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में रख दिया, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो अब क्या, जो लाइन ऐसे जाना चाह रही थी उसको इसने कह दिया चलो बेटा निकलो, इधर जाओ, क्यों, क्योंकि मुझे पास मत आना, मुझे पसंद नहीं है ना। एक दूसरे को पसंद नहीं करते,
फिर इधर से निकल रहे थे लेकिन यहाँ जाना पड़ गया, लेकिन कभी भी टच नहीं करेंगे, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ओके, सब बहुत अच्छे से आपको बताया गया है, एक बार उसको पढ़ लीजिए, ये सब बहुत इजी चीजें हैं। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो यहाँ क्या किया गया, एक पॉजिटिव रख दिया और एक तरफ नेगेटिव। तो मैंने क्या बताया, पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव जाकर के क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन, सब बता चुका हूँ। यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो अ पाथ अलोंग द फील्ड लाइन, इट इज फ्री टू डू सो। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, इमेनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट, ठीक है, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बता चुका हूं अभी, जैसे ही बता रहा था है ना। टेंजेंट बनाओगे तो क्या मिल जाएगा, किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। वो देखो वहां पर लास्ट में एक एनिमेशन दिया हुआ है मैंने, देखो यहाँ एक कर्व है, उसके ऊपर किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट बना दिया तो क्या मिल गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं लाइन ऑफ फोर्स या फील्ड लाइन की, क्या होती है भैया बताओ। वहां पे देखो क्या बना है, एक डायग्राम, वो डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये नहीं होता कभी भी। टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, इफ दे डू देन at the point of intersection there will be two tangent, it means there are two values। ये पॉसिबल तो उसी का एक्सप्लेनेशन है, it is not possible mathematically for the electric field being a vector because by direction dependency very important है, ठीक है। There can be only one resultant field at a given point represented by one tangent at a given point, इसीलिए ये भी प्रूफ करता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या होगा सेक्शन हो। ठीक, ये क्या है, व्हाट इज दिस, एक तो भाई ये स्फेरिकल हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, एक शीट हो गई, और फिर ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो एक चीज नोटिस करी तुमने, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर निकल रहा है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स आर क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग एंड द लाइंस स्प्रेड आउट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। इलेक्ट्रिक लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, ये भी बता दिया मैंने। आप अगर ये पीपीटी के फिगर्स भी देख लोगे तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए बोला था शॉर्ट नोट में हमेशा फिगर बनाते रहो, ठीक है, बनाया है, ठीक है, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट lengthwise to represent attraction between two unlike charges। lengthwise छोटी जाती है ताकि attraction शो कर सके, ठीक। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का exert lateral pressure to represent repulsion। lateral pressure मतलब वो जो प्रेशर वजह से दूर हो गए, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि वो क्या रिप्रेजेंट कर सके, रिपल्शन को रिप्रेजेंट कर सके। इससे अगर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, एक बार ये पढ़ लेंगे तो बहुत है, सफिशिएंट है। नोट्स पढ़ने के बाद सफिशिएंट है, नोट्स नहीं पढ़ा यही पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप पीछे रहेंगे, जो आपके बहुत ही यार डिटेल्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा पीछे रहेंगे। नोट देखो पढ़ा था तभी आपने वो चीज पढ़ पाई, ठीक। द नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन, लेकिन काम तो इससे भी चल जाएगा, स्कोर बूस्टर तो है, इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। तो कह रहे हैं जितनी ज्यादा लाइन होगी पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, जितनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उतनी ज्यादा स्ट्रांग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर से होकर के नहीं गुजरती है, हेंस द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज फ्री। एक चीज पढ़ाई थी, इलेक्ट्रिक शील्डिंग पढ़ाई थी मैंने, है ना, उसमें क्या बताया, हम लोगों ने शीट ली थी, उससे कवर कर दिया, इस क्यों कंडक्टर के अंदर से होकर गुजरेगी नहीं तो शीट के अंदर नहीं जाएगी, जब शीट के अंदर नहीं जाएगी तो वो अंदर जो भी रखा है वो सेव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, सॉलिड या फिर हॉलो, नो कोई फील्ड इसके अंदर होगी नहीं। अच्छा, इसको मैंने प्रूफ भी किया हुआ है, आप कहेंगे कैसे, अरे यार हमने हॉलो स्फीयर भी पढ़ा तो बड़ा मतलब एक चीज क्लियर है, जहां पर मास होगा वहीं पर चार्ज होगा। एक लाइन की बात है, पहला दिन और पहला सेशन मैंने एक लाइन लिखवाई थी, चार्ज can only exist with mass but mass cannot exist without charge। तो इसका मतलब है कि भैया अगर हम यहाँ पर हॉलो हो जाएगा तो उसमें तो एक चीज इस तरीके से एक्सप्लेन कर दी, लेकिन सॉलिड में भी आपका अंदर क्या होता है, नेट रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो। तो सॉलिड और इसमें हॉलो में दोनों में इनसाइड क्या हो जाएगा, इस केस में जो आपका फील्ड लाइन से होकर के नहीं गुजरने वाली है, ठीक है। एक चीज याद रखना, चलो ठीक है, इतना यहाँ क्या है लास्ट में, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर, इंसुलेटर से होकर गुजर सकती है।
देखिए अब यहाँ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। A stream of positively charged particle having q upon m is equal to into 10 power 11 कूलम पर kg, ये क्या है, चार्ज पर यूनिट मास। वेलोसिटी कितना है, 3 10 पावर 7। अब यहाँ I क्या एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, ठीक है। इज रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कितना है 1.8, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितनी है 1.8 जूल, जूल कह रहा हूँ, जे कैप इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किलो वोल्ट पर मीटर, वो तो समझ में गए होगे ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन ऑफ 10 सेंटीमीटर, कितने रीजन में, पहले तो बता दिया, आपकी जो विड्थ है अलोंग एक्स में वो आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक। डायग्राम जो बना लेगा वो जीत जाएगा इस क्वेश्चन को। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन, नोटिस कर रहा हूँ मैं, ज्यादा किसे फोकस कर रहा हूँ जिसमें स्कोर कम रहता है, ठीक है। इस बार कोई पंगा नहीं लेना है आपको, ठीक है। करो, ये क्वेश्चन करने हैं तो भैया मेरी नोट्स में फिगर जो पढ़ा है, जिसने मेरे साथ पढ़ा है उसको फिगर बनाने अच्छे से आता है, जो फिगर बना लेता है वही आंसर कर लेता है बेटा, खत्म। क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले ध्यान से पढ़ो कि वेलोसिटी की, आपकी वेलोसिटी दी हुई है, वो आपकी हेल्प कुछ करना चाह रहा है, वो आपको डायरेक्शन बताना चाहता है कि चार्ज किस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप है वो किधर है, अलोंग जे एक्सिस, ठीक है। अब कर लो, जे एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के अलोंग होगा, इंटू 10 पावर 3, नहीं बना पा रहे हो कोई बात नहीं। देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, मोशन ऑफ चार्ज इज, ठीक है। एक चीज क्लियर है कि 10 सेंटीमीटर की विड्थ के अंदर ये चीज है, तो ऐसे बना दिया। अब मैं थोड़ा दूसरा डायग्राम बनाऊं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी तो यहाँ पॉजिटिव रहा होगा, और यहाँ पर ये प्रैक्टिकल डायग्राम है, अब यहाँ से इंटर कर रहा होगा चार्ज विद वी नॉट। अब मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पर ऐसे बना दूंगा, एरो बना दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितनी है 1.10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डायग्राम, देखो कितना आसान था। अब तो याद होना चाहिए यार डिफ्लेक्शन कैसे होता है, और इसकी जो विड्थ है, इस प्लेट की जो विड्थ रही होगी वो कितनी रही होगी 10 सेंटीमीटर, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही करना था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका पता है कि ये क्या करेगा, एक कर्व पाथ को ट्रेस करेगा, है ना। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है, तो इट इज क्वाइट क्लियर दैट इट विल ट्रेस समथिंग लाइक दिस, राइट। और जैसे सर्कुलर पाथ में आ जाएगा तो अब उसका एक्सेलरेशन निकालना आसान है, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f अपॉन m, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज QE अपॉन m। तो Q अपॉन m तो पता ही है, तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, दैट इज 2 × 10⁻11 इंटू क्या है भाई 1.8, ठीक है। आंसर निकालिए फटाफट, इतना टाइम नहीं है, सब तो बता दिया। ये जाएगा 1.8 × 3, 3.6 × 14, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी तो आधा काम हुआ, लेकिन पूरा कहाँ हुआ, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, टाइम टू क्रॉस द प्लेन, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d अपॉन v, ठीक है। क्या हो जाएगा, d कितना 10 सेंटीमीटर, अरे ये 9th का फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना आ जाएगा 0.1 अपॉन 3 × 10⁻7, ठीक है। और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो u क्या है
उसके इसमें ut के हिसाब से t इज इक्वल टू 0 पे है ना, अभी इस हिसाब से 1/2 at स्क्वायर डायरेक्टली कर सकते हैं, y वर्टिकल की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर फाइनल आपका इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। अब तुम कहोगे अभी भी समझ नहीं आया, मैं सिखाता हूँ, 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड। 11th में जा रहे हैं हम, सब कुछ 11th से कर देंगे। देखो सीखो, अब यहाँ पर सर एट इनिशियल देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, there is no component of y velocity along y axis, all the component is along x axis, but after entering there is always the direction of velocity will be this, there is always one x and one y गलत किया मैंने, x के डिस्टेंस पता है यार, y की नहीं पता है, तो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इज 0, uy इज 0, एक्सेलरेशन विल बी अलोंग द सेंटर होगा। सर्कुलर पाथ में क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लेकर चले, तो करने के दूसरा तरीका क्या होगा, सेंट्रीपिटल वाला कांसेप्ट यूज कर लो, लेकिन बहरहाल हमें ये करना है सर। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द वाई डायरेक्शन, क्योंकि इसने मुझे y दिया इसलिए मैं पूरा 11 में चला गया, और मैं कहाँ गया, मैं प्रोजेक्टाइल वाले में गया, कहाँ गया प्रोजेक्टाइल, और मुझे वहां सारा आंसर मिल गया। मैंने यहाँ से टाइम, अच्छा टाइम रिक्वायर्ड विल बी सेम, टाइम रिक्वायर्ड विल बी सेम, तो टाइम रिक्वायर्ड विल बी सेम, दैट इज व्हाई मैंने टाइम ऐसे कैलकुलेट करा, उठा करके सब पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा 1/2 इनटू एक्सेलरेशन कितना था बच्चे, 3.6, और ये कितना है, देखो मैंने क्यों डिवाइड नहीं किया, ये भी सीख ले, इधर देखो सीखो इसको मैंने डिवाइड क्यों नहीं किया, बिकॉज़ मुझे पता नहीं यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने कितनी बार बोला है, मेरी एक ट्रिक याद रखो, मैंने हमेशा बोला है कि ऑलवेज डिवाइड इन द एंड, जब सारी चीजें खत्म हो जाए 6 × 10⁵ तब आप करेंगे। दो भाई सब आंसर देखो, ऐसे पानी कितना हो रहा है, ये देखो 7 6 42 है ना, तो ये जाएगा क्या जाएगा 4.2 into 0.1, रुक जा बच्चा, वो 10 की पावर है, क्या वो आपने जो काटा है वो 10 की पावर है, 10 की पावर 7, हाथ नीचे धीरे था ना 10 की पावर आपने 0.6 × 7 कर दिया। अरे बाबा हाँ सही कह रही है लड़की, अरे वो 10 की पावर, अरे बहुत अच्छी लड़की है, ध्यान से पढ़ रही है, वेरी गुड, वो 10 की पावर 7 था यार, सही तो कह रही है, आ जाएगा 6 × 10 की पावर 5, कर लो ठीक है, कितना आ जाएगा 6 × 10 की पावर 5, अभी इसमें एक और करेक्शन है, t स्क्वायर था, अच्छा हाँ, फिर एक बार और मल्टीप्लाई करना है इसको, क्या करेंगे यहाँ पर एक और मल्टीप्लाई होगा, क्या 38.34 × 10 to the power, एक सेकेंड, बस इतना ही करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, 0.2 × 10 की पावर -2, 7 ये पूरा कट जाएगा बस, और ये हो जाएगा 0. इधर देखो 3 2 0.2 आंसर आ गया है, ये आ जाएगा 0.2 into 0.1 into 0.1, 0.002, यही तो आएगा 0.002 मीटर, परफेक्ट तो आ रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मिलीमीटर में, तो कितना आ जाएगा ये 2 मिलीमीटर, आंसर कितना पुट करना था इसमें 2 मिलीमीटर, ठीक है, ये हो गया 2 मिली, अच्छा यूनिट ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इंटीजर टाइप में यही तो होता है बेटा, ठीक है, परफेक्ट। अब ये करो, इसमें आपको फिगर मैंने दे दिया टाइम बचाने के लिए, इसमें फिगर मैंने दिया है, फिगर था नहीं क्वेश्चन में, मैंने दिया है क्योंकि टाइम बचाना था, यूनिफॉर्म क्योंकि सेम क्वेश्चन था ना, यहाँ पर कितना है 10 न्यूटन पर कूलम इज क्रिएटेड बिटवीन फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल चार्ज प्लेट एंड इलेक्ट्रॉन, इस बार चार्ज कैसा है निगेटिव, पाथ दोनों का सेम होगा लेकिन चार्ज कैसा है आपका निगेटिव है, ठीक है। और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत क्वेश्चन कराए भी हैं मैंने, ठीक है, नोट्स में कराए हुए हैं थीटा के लिए, डायरेक्टली कर सकते हो, फॉर्मूला जिसके पास होगा वो डायरेक्टली करके निकल जाएगा, टाइम बचाएगा अपना, वहां मैंने खूब डेरिवेशन करवाए हैं जब मैंने पढ़ाया है, लेकिन अब करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कराई क्यों थे ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो सट्टे से हमारे पास फॉर्मूला है, उठा करके पुट कर देंगे, ठीक।
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट विद काइनेटिक एनर्जी कितना दिया इस बार जानबूझ करके इसमें क्या दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको विड्थ ऑफ द मतलब आपको डी दे दिया दैट इज 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर है ना। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर कह रहे हैं एंगल थीटा डेविएशन जब एग्जिट करता है तो एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाता है थीटा। ठीक है, जब फील्ड रीजन को एग्जिट करता है तो वो पूरी डेरिवेशन बहुत चर्चा हुई थी, मैं आज बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड इज, तो कह रहे कितना थीटा से वो निकलेगा बाहर ये बता दो। ठीक है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी तक पूरा डेरिवेशन करना है तो पूरा आपको क्या करना पड़ेगा पता है, दो वेक्टर कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। दोनों वेक्टर कंपोनेंट को मैंने क्या सिखाया था, अगर दो वेक्टर कंपोनेंट है तो ये y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। फॉर्मूला है यार वेक्टर का बेसिक, vy अपॉन vx, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ vy अपॉन vx, ऐसे करके निकाल लेना इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1/2 मास इनटू vx स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में x कंपोनेंट आएगा, अंदर जाने के बाद दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, फटाफट करिए इसको। तो vx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 भी 0.5 ही होता है, तो इसको ऐसे से काट दिया। ठीक है, इधर देखो ध्यान से कैसे काट दिया, 1/2 इसको काट दिया तो vx इज इक्वल टू क्या आ गया e अपॉन m का रूट। ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल ली मैंने। ठीक है, अब vy निकाल लो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो इतना बेसिक कर दूंगा कि आप भी कहेंगे कि अरे इतना सिंपल हो सकता है क्या। देखो यही क्वेश्चन देख के बच्चे कहते हैं बहुत कठिन क्वेश्चन आया था जेईई में, कुछ नहीं आया था। देखो फॉर y कंपोनेंट एक लाइन का फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन में तो y के हिसाब से लेके चलेगी। देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा vy इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू QE होता है, QE F अपॉन m इज एक्सेलरेशन। तो ये जाएगा Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है भैया बताओ, हमेशा किसकी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स y एक्सिस। तो यहाँ क्या आ जाएगा QE अपॉन m इनटू t। लो भाई vy निकल गया, vy का इक्वेशन दे दिया तुमको निकाल करके, अब यूज कर लो। ठीक है, डन। तो अगर हम vy को l से डिवाइड कर दें, किससे l से डिवाइड कर दें, अलोंग l ही हम निकाला हुआ है। ठीक है, तो l क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस का इक्वेशन दोनों तरफ सेम हो जाएगा, डिस्टेंस का इक्वेशन दोनों तरफ सेम हो जाएगा। तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा vx इनटू t दैट इज इक्वल टू अंडर रूट e अपॉन m इनटू t। है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, और Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, Q की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करो विद द स्मॉल e। ठीक बेटा, अब vy को l से डिवाइड करो, बिकॉज हमें क्या निकालना पड़ेगा, l के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, तो vy अपॉन l करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू, क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ, यहाँ से आता है vy बाई l इज इक्वल टू क्या जाएगा e टाइम्स ऑफ रूट e अपॉन m इनटू t तो कट जाएगा बस। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, क्या आ गया कि जो आपका इधर देखो रिलेशन क्या आया, रिलेशन आ गया दैट vy अपॉन l इज इक्वल टू e इंटू vx।
और वी वाई बाई वी एक्स क्या हो गया, वी वाई बाई वी एक्स मिल गया मुझे, दैट इज ई इंटू एल। क्या मिल गया, ई इंटू एल। यही ले आना था मुझे, मैंने आपका काम कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल, एल कितना है 0.1, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 है। ठीक है, अब देखना ध्यान से जगह नहीं बची है, मैं यहाँ कर रहा हूँ बेटा। तो ये हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 एंड दिस इज 0.1, दैट इज इक्वल टू 1 इन एसआई सिस्टम, राइट। और tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अरे वो मुझे पता है लेकिन मैं सिखा रहा हूँ, तो बहुत पहले आ सकता था। थीटा कितना आ गया, कितना आ गया 45। यहाँ पुट क्या करते हैं एग्जाम में, सिर्फ 45 लिख के चले जाते हैं, बाकी सब चीज़ें ऑलरेडी समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे किया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, मैंने डिवाइड क्यों किया, बिकॉज मुझे वो रिलेशन दिख रहा था कि डिवाइड करने से क्या फायदा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये परमानेंट रिलेशन है ना, vx upon vy upon vx is equal to e into x, कि इस क्वेश्चन के लिए नहीं, अब वो सिचुएशनल बेसिस पर है, वो सिचुएशनल बेसिस पर है। सेटअप अगर ऐसा रहेगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, तो चेंज हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, वैसे देखा जाए तो ये काम करेगा, इस वाले केस में तो काम हमेशा करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन थीटा हमेशा 45 नहीं आएगा, वो डिपेंड, इस बार 45 क्यों आया, ई की वजह से। ई की वैल्यू 10 ना होती तब 45 आता क्या, नहीं आता। तब पता आंसर क्या होता, tan इनवर्स में होता, तब कभी भी इसमें क्वेश्चन नहीं आता। ये भी तो नोटिस करो, इंटीजर टाइप में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। कहाँ से लेता है, एमसीक्यू में। ये क्वेश्चन तो इसका समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अप्रोच आपके पास रहेगी तो आप फटाफट कर लेंगे। आपको ये पता है कि ये देखो बेटा, ये अपन बी उसको मत रटने की बजाय ये तो कर सकते हैं ना अपन, ये तो परमानेंट फिक्स है। चार्ज तो ई है, वो क्यू है, और रेशियो तो अपन कभी भी निकाल लेंगे। एल तो हम लोग को पता ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, और एल निकालने का सिंपल तरीका, ये सब नाइन्थ का फॉर्मूला है भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इसमें मैंने कुछ किया है क्या? तो आप सोचो जेईई मेंस भी आप 9th क्लास के कंसेप्ट से कर सकते हो, 11th क्लास से कर सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करके दिखाइए। आप पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन में प्लेस करके दिमाग में ओरिजिन आ जाना चाहिए आपके, एक्स और वाई बन जाना चाहिए। व्हाट लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस शुड बी अ पॉइंट चार्ज ऑफ 40 माइक्रोकूलम बी प्लेस्ड सो दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम कंडीशन ही चल रही है लेकिन चार्ज के ऊपर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में पीछे फोर्स पड़ा था, इक्विलिब्रियम नियम क्लियर होना चाहिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, उसके ऊपर नेट लगे तो 0 हो जाए। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं कि इस 0 अब यहां पर एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ऑन द x एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज प्लेस कर दूं कि मुझे क्या मिल जाए भाई, 0 मिल जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। अब क्या हो जाएगा, वही फोर्स वाला कंसेप्ट यूज करो यार, 2 के बीच में और 3 के बीच में। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है, kq/r²। रट जाओ ना इस बात को, kq/r²। k तो सब में कॉमन है, निपटा देंगे यार k को। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनेगा, इट इज क्वाइट क्लियर सर। अगर यहाँ पर दिया हुआ है एक पॉइंट चार्ज ओरिजिन पर, एक पॉइंट चार्ज ओरिजिन पे दिया हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोकूलम, फिर एक और चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों का नेचर सेम दिया हुआ है, तो बीच में प्लेस कर लो यार। क्या करना है, इनके बीच की दूरी नहीं पता, इनके बीच की दूरी नहीं पता, इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। ये कैसे कर लिया, अरे ओरिजिन से देखोगे। ठीक, तो बचा क्या, इसको मान लेते हैं x0, इसको मानेंगे x माइनस 2 सेंटीमीटर। क्लियर है कि ये जितना इसको खींचेगा उतना ये इसको खींचेगा, और नेट क्या आना चाहिए 0। ठीक है, तो kq e net इज इक्वल टू 0 है, तो e net आपका 0 है, तो e net कितना हो जाएगा kq/r²। तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर k इंटू 10 अपॉन r कितना है 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 40 अपॉन x माइनस 2 का x पूछा गया था यार, है ना। ये तो क्वेश्चन था। क्या करोगे, रीअरेंज कर लो, काट दो। ठीक है, तो जाएगा k इंटू 10 अपॉन 4 इज इक्वल टू
k इंटू 40 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको 2 का स्क्वायर में करेंगे। ठीक है, k किससे गया, ये 4 आ गया, ये 16 हो जाएगा, हो गया, आंसर आ गया। x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6। इसका आंसर है सेंटीमीटर। तो ये भी डायरेक्ट उसी फॉर्मेट हो गया था। वो हो जाएगा, क्यों पता है, सुनो ध्यान से। अब यहाँ से ट्रिक वाले जो बच्चे हैं, नहीं सर मेरे को ट्रिक ही ट्रिक पढ़ना है और कुछ मैं पढ़ना ही चाहता, मैं जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता, ट्रिक ही करेंगे जिंदगी में करेंगे, तो वही एक फॉर्मूला पढ़ लेना, वो वाला कौन सा, इनसाइड आउटसाइड फोर्स के लिए जो पढ़ाया था, सेम टू सेम काम करेगा, बिकॉज दोनों में अंदर क्या है, सडी पूछ लिया। ठीक है, दोनों में इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, और दोनों फॉर्मूले में अगर देखो सिमिलरिटी क्या है, उसी से तो बन के आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर उसका, तो काम करता रहेगा, 100% काम करेगा, हमेशा काम करेगा, कोई भी शक नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता, मेरे पास स्पीड है, मैं कैलकुलेशन करूंगा, स्पीड में करूंगा, एक्यूरेटली करूंगा, कभी गलती नहीं होगी, बिकॉज एक्स्ट्रा बैगेज, देखो हर चीज़ के एक फायदे और नुकसान होते हैं। ठीक है, इफ़ यू बिलीव कि ऐसे करना तुम्हारा पास टाइम वेस्ट है, देन ये भी बिलीव करो कि जब तुम ज़्यादा फॉर्मूले याद करोगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन भी लेकर के जाओगे। एग्जामिनेशन हॉल में जितना सरल दिमाग रहेगा, ज़्यादा एक्यूरेसी लेकर के आएगा। मेरा हमेशा लक्ष्य एक्यूरेसी की तरफ, बिकॉज इट इज़ जेईई मेंस या जेईई एडवांस, आपको हाई स्कोर करना है तो एक्यूरेसी चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको फिक्स हैं कि भाई इतने करोगे मिनिमम तो हो जाएगा। ठीक है, यू डोंट हैव टू अटेंड ऑल द क्वेश्चंस, सो यू हैव टू मेक श्योर कि जितना करो प्रिसाइज करो, भाई एकदम परफेक्ट होना चाहिए, 4 नंबर आने ही आने हैं। लेकिन स्पीड जब आपके पास जब ट्रिक्स होती हैं, देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ एरर, विच आई एलिमिनेट बाय डूइंग दिस। कितना टाइम लगा, 2 सेकंड तुम पहले मुझसे रहोगे, हर क्वेश्चन में 2 सेकंड आगे रहोगे। मेरी साइकोलॉजी काम करती है, मैं 2 सेकंड पीछे रहूँ लेकिन मैं एक्यूरेट रहूँ, मैं 2 सेकंड आगे रहूँ, क्योंकि स्पीड हमेशा फोकस को लैग करती है। जब तुम तेज चलाते हो गाड़ी तो क्या होता है, एक्सीडेंट क्यों होता है, बिकॉज तुम्हारा ध्यान नहीं होता हर तरफ। ठीक है, स्लो में कभी एक्सीडेंट क्यों नहीं होता, तो हमारा ध्यान ही ध्यान होता है। ठीक है, तो मैंने यही बोला भाई प्रिकॉशन, हमारा एग्जाम क्रैक करना ही में है ना, हमें पीएचडी तो करनी नहीं थी, हमें एक्यूरेसी चाहिए थी। इसमें से जैसे अभी मैं तुम्हारे साथ इतना स्टेप कर रहा हूँ, मैं कितना स्टेप नहीं करता, तो ये तो सिखाने के लिए, मैं टीचर हूँ ना, तो मैं ये सब कर रहा हूँ। एक्यूरेसी के साथ स्पीड देखते हो, ये पता है स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ये फिगर बस बनेगा और सीधे उठा करके ये वैल्यू वो भी इक्वल टू में सीधे कट पीट, मतलब मैं सिर्फ इतने स्टेप करने वाला हूँ एग्जामिनेशन में। गेटिंग, तो मुझे कोई फॉर्मूला याद करना पड़ा नहीं, तो ये समझाना था, इसलिए मैंने इतने स्टेप्स करे। अगर मुझे समझाना नहीं होता तो मैं सीधे आता यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर 2 स्टेप में, तो वो 2 सेकंड को भी मैं खत्म कर सकता हूँ बाई डूइंग माई लिटिल बिट हार्ड वर्क। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी कर लीजिए फटाफट। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे हम लोग जो है पोटेंशियल और फ्लक्स के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक है, क्वेश्चन क्या, सारे क्वेश्चन यही के हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हल्का क्वेश्चन नहीं है। नोटिस करो मैं सारे आपको सब्जेक्टिव ला करके दे रहा हूँ, रीजन एक ही है कि सब्जेक्टिव में आपके हाथ पर आते हैं, तो सब्जेक्टिव को पहले निपटा दो। सब्जेक्टिव करने से आपके एमसीक्यू हमेशा बेटर हो जाते हैं। एज शोन इन फिगर क्यूबॉइड दिया हुआ है जिसमें रीजन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यहाँ पर 3D इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, जिसमें x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है और z कंपोनेंट भी है। आपको क्या दिखता है आई डोंट नो, लेकिन मुझे दिखता है ex, ey, ez और उसकी वैल्यूज भी दिखती हैं, दैट इज 2x², 4y और 6k। और जिसमें से जो y है वो क्या 4y जो होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स माइनस y एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिख गई। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फायदा होता है कि आपको कौन से फेस में कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो आपको पता चल जाता है। ये बड़ा काम का चीज है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद इन द क्यूबॉइड इज n ε0 कूलम। ठीक है, फिर दिया हुआ है the value of n is, what is the value of n is, that is the dimension of cuboid is 1 into 2 into 3, मतलब डायमेंशंस भी दिए हुए हैं 1, 2 और 3 के हिसाब से। ठीक है, लेंथ दिया है, मतलब ऑब्वियसली लेंथ विथ हाइट इज डिफरेंट। अब करिए, अब दिमाग इसमें लगाइए। ठीक है, so you already know the x, y and z, magnitude. so you can easily find the ex, ey and ez. ठीक है, टोटल फ्लक्स लिंकेज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो भी नहीं है लेकिन गॉस लॉ से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। दैट इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो निकाला तो जा सकता है, क्यों निकाल सकते हैं हम लोग, है ना।
तो कैसे हम लोग कैसे करेंगे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देयर इज आल्सो वन मोर फॉर्मूला, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू यूज द गॉस लॉ बिकॉज मैंने वो पढ़ाया नहीं है, ठीक है। बट देयर इज वन मोर फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल गिव यू द फ्लक्स, but you have to find the electric field that is perpendicular to the area of cross section, which is I already told, 3-4 बार बता चुका हूँ, Ex, Ey और Ez। Now just focus on the कि हर फेसेस पे टोटल मिलाएंगे फ्लक्स तो कितना आएगा। फ्लक्स जिसने निकाल लिया, फाइनाइट जिसने निकाल लिया, उसका आंसर आ जाएगा। अब फिर से बोलिए, आप क्या बोले थे, आप बोलिए। तो आपको एक बार Ex की वजह से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, Ey की वजह से कितना हो रहा है और Ez की वजह से कितना हो रहा है, कौन से फेस पे हो रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा। बेटा जल्दी करना है, बहुत सेकंड के क्वेश्चन थे। अरे भाई यहाँ पर देखो, इस वाले फेस के लिए, इस वाले फेस के लिए क्या 0, अरे यहाँ पे 0 है ना, कोऑर्डिनेट्स देखो ना, x के गया, Ex खत्म। Ex कहाँ आएगा, Ex आएगा एक्शन में यहाँ जिंदा होगा, ठीक। इसकी विड्थ कितनी है 1, इसकी विड्थ कितनी है 3, इसका एरिया कितना हो गया 3, कितना आ जाएगा ये आपका 3, ठीक है। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, उस तरीके से। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आप निकालिए, नेक्स्ट कौन से निकालेंगे आप, 4 ऑफ y, 4 ऑफ डायरेक्शन ऑफ फाइनाइट निकालना है ना, इस फेस के लिए किस तरफ होगा, एक इन एक आउट। 8 कैसे आया, अरे बेटा 2x² ऊपर लिखा हुआ है, 2x²। ये अब तुम्हें अभी तो मैंने सीखा, इसीलिए मैंने पहले बोला दिस इज माय Ex, दिस इज माय Ey, दिस इज माय Ez, ये तो बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, एडिशन करो, जल्दी करो, एक सिखा दिया दूसरा करिए। ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ जानबूझ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। देखो इसमें एक छोटा सा लिटिल करेक्शन, बिकॉज एक परमानेंट अजम्पशन है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। तो यहाँ पर ये x मैंने देखा नहीं, माफी चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लो जरा सा यहाँ पर, ठीक है। तो ये फिर से वही सेम कंसेप्ट, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो डायरेक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, मतलब कौन कौन से फेस, ये वाले, अगेन ये पीछे वाले के लिए क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका जो फेस है। तो अगेन ये वाली जो विड्थ है ये कितनी है, उतनी ही आई अभी, है ना, और ये कितनी आई, ये आ गई 2, है ना, ये 2 आ गया, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन आप ये लेके चलेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको इसको करना है। ये गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा,
x की वैल्यू 1 लेनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 2 हो गया और ये वाली हाइट कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 3। तो फेस का एरिया कितना हो गया, ये हो गया भाई EX हो गया आपका 2 into 1, ठीक है, ये हो गया 2। और यहाँ पर देखो एरिया कितना हो गया, एरिया अलोंग x एक्सिस वाला जो फेस है, ठीक है, वो कौन सा है, इसका हो जाएगा 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा, फाई नेट में पहला आ गया आपका 6 into 2, समझ में आ गया। प्लस नेक्स्ट करते हैं, हम करके खत्म करते हैं, ठीक है। ये एक हो गया बेटा, नेक्स्ट निकालते हैं। अब अपन EY पकड़ के चलते हैं, ठीक है। y कहाँ है, ये EY मतलब ये इधर से अपन जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है। ये कितना है 4 ऑफ y, इस समय क्या है 0, इधर से निकलेगा तो ये कौन सा वाले को लेके चलेगा, ये वाली बिट कितनी है 1, ये कितनी है, ये है आपकी 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट पर बताइए, ये कितने आ रहे हैं 2, तो ये जाएगा 2 4 जा 8, ये कितना आ गया -8 इंटू क्या आ जाएगा 2, ये आएगा कि नहीं आएगा, है ना, -8 इंटू 2, ये आ गया। एक सेकंड ये 3 है, हाइट कितनी है 3 है और ये कितनी है बना, तो ये जाएगा 3 into 1, कितना आ गया -24। ठीक, तो फाइन इट में नेक्स्ट क्या आएगा -24। और फिर नेक्स्ट से देखते हैं कौन सा EZ। अब Z भी पढ़ ले फटाफट, है ना। अब Z पढ़ लो, Z क्या है भाई, Z एक्सिस ये हो गई, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, ये है कितना, इसका दिया है 6 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 6। अब जरा देखते हैं कौन सा एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये और ये क्या हो गया आपका ये, ठीक है। तो इसमें एरिया कैसे निकलेगा, ये आ गया 3 into 1 और यहाँ पर ये क्या आ गया 3 into 1, ये कितना आ जाएगा नीचे वाले पे, ये भी हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, और इसमें कितना है ऊपर टोटल कितना आ रहा है 6 के दिया हुआ है ना। हाँ 6 के क्या तो इसका जो आएगा हाँ नहीं, इसमें एक गड़बड़ है, सर तीसरा वाला नहीं आ रहा, तीसरा वाला जो है इसमें, पहले जो आ गए तीसरा ही नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें 12 तभी आएगा जब ये वाला फाइनेट में पार्ट नहीं लेगा। इधर देखो बेटा, ऐसे जोड़ना होता है, सही तो कर रहे थे, नहीं दूसरा कोई तरीका नहीं है शुभम बेटा, ऐसे नहीं होता है भैया, आंसर ऐसे ही आ गया था। इधर देखो आंसर सामने था तुम्हारे, देख नहीं पाए, इधर देखो, वही तो मैं कह रहा था। ये कितना है, ये कितना है, दिस इज 2 दिस इज 1, एरिया कितना आ गया बेटा 2, ये 2 और 1 आ गया। अब देखो इसके लिए भी एग्जिस्ट करता है और इसके लिए भी एग्जिस्ट करता है ना, दोनों के लिए फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, लेकिन फाई इन और फाई आउट 0, फाई इन और प्लस फाई आउट 0 होता है ना। तो इस केस में हो क्या रहा है, यहाँ से फाई इन कितना हो रहा है 12, फाई आउट कितना हो रहा है 12, वो क्या हो जाएगा 0, तो हो तो गया फाई नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, देखते जाना चाहिए, लिखेंगे कैसे, पहले हम एक एक फेस के लिए लिख देते हैं 0, पहले x के लिखते हैं 0, फिर प्लस कितना आया था, ये कितना आया था, ये 12 प्लस 12, फिर कितना आया था, फिर से 0, फिर आया था -24, फिर कितना आया +12, फिर लिख देते हैं 12, ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया, एक आ गया, मतलब माइनस भी होगा, ठीक है, एक प्लस होगा एक माइनस, एक प्लस होगा एक माइनस, ये 0 हो गया, ठीक है, ये हो गया 0, और फिर ये माइनस और ये आ जाएगा, टोटल कितना जाएगा -12। लेकिन जब हम निकालेंगे Q/ε0 इज इक्वल टू क्या, ये -12, तो हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ लग जाएगा Q इज इक्वल टू 12/ε0, आंसर आ गया, N इज इक्वल टू कितना आ गया, ये इसका आंसर, ठीक है, खत्म। कंसेप्ट बहुत सिंपल था यार, मैंने पढ़ाया ना, जो फ्लक्स इन होता है वही फ्लक्स आउट अगर होगा तो 0 हो जाएगा, फ्लक्स इन फ्लक्स आउट दोनों क्या हो जाएंगे, उसका रीजन भी मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया हुआ है, तो आपको अच्छे से पता उसका एक अच्छा रीजन क्या है। सुबह में ऐसे नहीं पढ़ते बेटा जैसे आप पढ़ते हैं ना, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल फॉर मी, ये मेरे तरफ मेरे हिसाब से बिल्कुल सबसे गलत तरीका है, बस हो जाएगा, इससे कब तक चलोगे,
एरिया वेक्टर पढ़ लो भैया, दिस इज एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस, दिस इज एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस। ये एरिया वेक्टर क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट ds, पढ़ा है कहीं, यही तो होता है ना फ्लक्स, यस सर। ये होता है तुम्हारा फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक। ये क्या है d फाई के लिए, अगर E डॉट s कर दोगे तो टोटल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा किसी भी एरिया क्रॉस सेक्शन से, अगर E क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, माफ करना परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया के पैरेलल। अब यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो ये डायरेक्शन ऑफ दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन जेड एक्सिस दिया हुआ है, इसके क्या हो जाएगा थीटा 0 और इसमें क्या हो जाएगा थीटा 180। आज जान लीजिए आप कंसेप्ट क्या है, ठीक। इसीलिए नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में, बिकॉज यहाँ पर माइनस होने जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज होगा, ये एडिशन करोगे तो 0 हो जाएगा, ये असली रीजन है, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कंसीडरिंग अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। Which of the following statement is correct? Net potential of the system cannot be zero at its point, but net electric field can be zero at that point. बिल्कुल सही बात है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है सेंटर पे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, यहीं आगे क्यों जाएगा, पहला ही तो था, पहले ही हो गया आपका, पढ़ते ही खत्म हो गया। इधर नीचे सॉल्यूशन चीटिंग हो गई तुम लोग की, तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन हम पढ़ते ही उसके पढ़ लो, बाकी पढ़ लो। नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट, क्योंकि ये कहाँ से हम लोगों ने सीखा था, ये हॉलो वाले में याद है, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन सेंटर पे पोटेंशियल सरफेस वाला होता है। नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट कैन बी जीरो, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो एट दैट पॉइंट। हाँ ठीक है, ये गलत है, ठीक है, गलत है ना, करें पोटेंशियल कैन बी जीरो, गलत हो गया ना, पोटेंशियल तो कहीं होता ही नहीं। बोथ द नेट पोटेंशियल एंड द नेट फील्ड कैन बी जीरो एट अ पॉइंट, गलत है। Both net potential and the net electric field can not be zero at point, सारे गलत है यहाँ, only first is correct। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक डायपोल, we will discuss it in next class, ठीक है। जेईई के एग्जाम में पेपर और पेन मिलता है, पेपर हाँ कुछ सेंटर देते हैं, कुछ सेंटर देते हैं, कुछ सेंटर नहीं देते हैं। सर मैं इतना सा सब कुछ लिख नहीं कर पाती हूँ ना अभी, पेपर हाँ, मिलता है, ओरली कैसे करेंगे, हैं? पेपर मिलता है, पेन मिलता है, कुछ ले अरे वो ठीक है, ये कोविड के बाद से हुआ सीन ये है कि सब कुछ वो सैनिटाइज करके, कुछ भी आउटसाइडर नहीं होना चाहिए, तब से ये शुरू हुआ, नहीं तो नहीं होता था ऐसा, ये आप जान ओरली लें। कैसे करेंगे, और अपनी पेन आप ले जाते थे, लेकिन अब तो वो ले जाना चाहिए, इन अगर सिनेरियो हो गया, पेन नहीं मिली, पेन खत्म हो गई, ऐसे अपना लेके जाना चाहिए, ये अपना पानी का बोतल, और अपना वो पानी का बोतल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंट बोतल आप ले जा सकते हैं, चप्पल पहन के जाना है, कोई ये सब नहीं पहन के जाना है, कोई वॉच नहीं पहनना, ये सब चीज़ें ध्यान रखें। चल ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।